तो उस टॉपिक को जीरो से पढ़ते हैं, चाहे आपको पहले कितना भी पता हो उसको जीरो से पढ़ते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे को बस एक बात याद होनी चाहिए, पिछले लेक्चर्स से क्या लेके आना है मैंने, जस्ट वन थिंग, दैट इज रेड कैट, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। और दूसरी चीज, मुझे ई नॉट वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए कि प्लस में है तो उसका क्या मतलब होता है, माइनस में है तो क्या मतलब होता है। ई नॉट यानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, अगर ज्यादा है मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस ज्यादा है, कम है मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस कम है। बस पिछले पार्ट ऑफ चैप्टर से यहाँ तो किसी को भी लगता है अभी तक मैं कोप अप कर नहीं पा रही, या मेरी तबीयत खराब है या आउट ऑफ स्टेशन है, हम नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से आप चैप्टर फिर रिवाइव कर सकते हो, टोटली अनरिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर्स। तो अगर पिछला कुछ आपका 4-5 का पेंडिंग भी है तो 6 और 7 जो आज दोनों मिल जाएंगी वो पेंडिंग मत रखना, नो रिलेशन, राइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब हम उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी वो रिएक्शन जो नेचर में अपने आप नहीं हो सकता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देके स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब शुरू से आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस, पहले मैं वो दिखा दूं, ये कहीं कोई पूछेगा नहीं, ये मैंने इसलिए नोट कराया, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं पढ़ने में, माहौल आ जाता है पढ़ने का और ये आपको टॉपिक में घुसा देता है। तो इन एनी केस दिस यू आर नॉट सपोज टू प्रोड्यूस, बट ये मेरी आगे आने वाली 8 स्लाइड्स का बेसिक बनाने वाला है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, अगर आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हो मॉल्टन NaCl का, KCl का, AgNO3 का, KNO3 का, कोई भी सॉल्ट आप ले आओ, कोई भी आयोनिक स्पीशीज ले आओ मॉल्टन, तो मॉल्टन का मतलब क्या है, उसके आयंस अलग अलग, नो वाटर। तो क्लोराइड आयन जो होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है। आप 10th में कैसे पढ़ते थे, एनायन है एनोड पे भाग जाएगा, नो, एनोड इज नॉट स्ट्रिक्टली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, अब आपको पता चल गया। तो अभी भी अगर आपने ये सोचा, देखा, समझा कि ये तो एनायन है एनोड पे जाएगा क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ये टॉपिक डेड हो गया आपका, वहीं खत्म, आगे आपको पता लगेगा। क्योंकि क्लोराइड आयन है, इसके पास चार्ज इसको तंग कर रहा है, टू गेट स्टेबलाइज व्हाट इट वांट टू ऑक्सीडाइज, ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में इंटरेस्टेड रहेगा। न्यूट्रल होना ही तो नेचर में स्टेबिलिटी है। अब जब क्लोराइड को तुमने उसके सोडियम आयन से अलग कर दिया, उसके पास चारा ही कुछ नहीं छोड़ा, उसको वापस क्लोरीन गैस बनना पड़ेगा। मींस क्लोराइड विल गो टू दैट इलेक्ट्रोड विच विल सपोर्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, क्योंकि रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। तो यानी क्लोराइड आयन किस पे भागेगा, एनोड पे, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं, क्योंकि एनोड सपोर्ट ऑक्सीडेशन, और क्लोराइड आयन अपने नेगेटिव चार्ज से छुट्टी चाह रहा है, स्टेबिलिटी चाह रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। जब क्लोराइड दो गए, अगर एक ही क्लोराइड जाता, जो मैंने ऊपर दिखा रखा है, ये कहलाता है प्राइमरी चेंज, सबसे पहला चेंज तो ये हुआ। बट वन क्लोरीन विल रियलाइज आई एम नॉट स्टेबल इन नेचर, आई नीड वन मोर क्लोरीन सो दैट आई कैन फॉर्म Cl2 गैस एंड एस्केप द सेल और एस्केप द बीकर। तो उसके लिए उसको 2 Cl चाहिए, 2 क्लोराइड चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जिट चाहिए, यानी ये कहलाता है सेकेंडरी चेंज। ये क्लास 9th या 8th में जहां पर भी है वहां ये चीजें लिखी हुई है, मैं आपको वो रिवाइव करवा रही हूँ। यानी इस पूरे प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ, 2, क्योंकि 2 क्लोराइड एक साथ गए। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे, यही आज मैंने 2 फैराडे, 3 फैराडे, 4 फैराडे यही खेल खेलना है। क्यों आप यहां एक इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज से जो चीज बन रही है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो चीज निकल रही है, जिसको मैं मेजर कर रही हूं, देख रही हूं या निकाल रही हूं, उसमें वो था Cl2। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली दूसरी साइड इस सॉल्यूशन में क्या बैठा होगा, Na+ की क्या डेस्टिनी है, उसको क्या, वो अपने पॉजिटिव चार्ज से तंग है, उसको भी न्यूट्रल होना है अब, क्योंकि आपने अलग कर दिया उसको Cl नेगेटिव से। तो Na+ क्या करेगा, वो क्या इच्छा रखता है, बस मेरे चार्ज को न्यूट्रलाइज करो, दे दो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन वापस। तो वो रिड्यूस होने की इच्छा रख रहा है, क्योंकि वो रिड्यूस होने की इच्छा रख रहा है तो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। सब उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैथोड के पास, और अपना रिडक्शन करके कैथोड और मोटी होती जाएगी, सोडियम उस पर चिपकता जाएगा। जो भी कैथोड आपने ली है, जिस भी मटेरियल की ली है, सिल्वर की, यूजुअली ग्रेफाइट की ले लेते, तो उसके ऊपर सोडियम चिपकना शुरू हो जाएगा।
नाउ दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलिसिस वर्क। आज के पूरे लेक्चर में और अगली क्लास के भी आधे लेक्चर में ध्यान रखना है एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या रिडक्शन। अब अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी बात चल रही है तो चार्ज और कूलम्स पे तो आना पड़ेगा। क्या सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वॉज नीडेड टू डिपॉजिट एक सोडियम। एक सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगा, इतना। लेकिन केमिस्ट्री में काउंटिंग की ऐसा यूनिट क्या है, मोल, राइट। एक मोल सोडियम को डिपॉजिट करने में कितना लगेगा, सॉरी, एक मोल सोडियम को डिपॉजिट करने में कितना चार्ज लगेगा, जितना एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, 6 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बड़ी छोटी सी बेसिक सी बात। वो कितना डिपॉजिट कर देगी सोडियम, एक मोल। एक मोल माने कितने ग्राम, 23 ग्राम। यानी अब मैं कह सकती हूं अगर तुमको 23 ग्राम सोडियम चाहिए था, तुमको तब तक इलेक्ट्रोलिसिस करना है जब तक तुम उसमें इतने कूलम्स ना पास ऑन कर दो। क्यों, चार्ज 9,6, अब इसको कुछ याद आ रहा होगा आपको इस वैल्यू से, 9, 6, 4, 8, 5 या 6, जो भी, वो डिपेंड करेगा मैंने 6 के बाद 0.02 क्या लिया है, 0.022 लिया है कि 0.023 लिया है। तो इतने कूलम्स 23 ग्राम लेगा। टू कीप कैलकुलेशन इजी, 96485 को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट जीरो पे पहुंचा के हम क्या ले रहे हैं, नियरेस्ट 100 पे, सॉरी, 96500 कूलम। और इसको हमने साइंटिस्ट फेरेडे को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे डिक्लेयर कर दिया 1 फेरेडे। यानी कि अब अगर इस साइड को आपने समझा हो, इस साइड तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस समझा रही थी, इस साइड में आपको फेरेडे लॉ की तरफ लेके जा रही हूं। अगर आपने इस साइड में समझा हो तो सोडियम के एक मोल 23 ग्राम को डिपॉजिट करने में कितने फेरेडे लगे, 1 फेरेडे। अभी थोड़ी देर फेरेडे की टर्म में बात करेंगे, 96500 लास्ट में। 1 फेरेडे से कितने ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा, 23 ग्राम। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो 10 ग्राम के लिए कितना, तो निकाल लोगे। जब मुझे पता है 23 ग्राम के लिए 1 फेरेडे, तो 10 ग्राम के लिए कितना, करीबन 10 स्लाइड तक तो मेरे को यही क्वेश्चंस आपके हैबिट में डालने। इसलिए मैंने कहा आज कुछ नोट ना हो तो बुरा ना मानना, लेकिन नोट घर जाके जरूर करना, मुझे ये फ्लो चाहिए। बेसिक एनसीईआरटी का पहले तय कर लेते हैं पूरा अपना रूट क्या रहेगा। सो ये सबको क्लियर। अगर तुमको क्लियर हो गया, जस्ट एक गट फीलिंग से, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि करेक्ट आएगा, बट कोशिश कर रही हूं। अगर क्लोरीन के मेरे को, एक क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, 2 का कितना हो जाएगा 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन डिपॉजिट करना हो तो कितने फेरेडे का चार्ज चाहिए, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1 फेरेडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 फेरेडे। यानी कि पूरा 1 मोल ऑफ क्लोरीन को इवॉल्व करने के लिए 2 फेरेडे लगेगा। मैं ये भी कह सकती थी 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी पे अगर मेरे को क्लोरीन का चाहिए वॉल्यूम, तो ये कितने का वॉल्यूम है, 1 मोल का। इतना वॉल्यूम क्लोरीन का प्रोड्यूस करने के लिए कितना फेरेडे लगेगा, कम से कम अगला आधा घंटा यही चाहिए मेरे को। किसी को समझ ना आए तो वंस मोर करते हैं अगली स्लाइड। बस यही है, आधा घंटा ये सेट हो गया तो मेरी डीपीपी 6 तो हो गई। फिर कुछ क्वेश्चंस लूंगी उसके थोड़े कंपटीशन वाले। तो ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों को एक स्लाइड पे डाल दिया मैंने। मुझे ये बताइए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट, एनी सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, मुझे पता है उसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 2 की +2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। तो तुम अब अगले क्वेश्चंस में क्या देखोगे, ये नहीं दे रखा होगा, सिर्फ ये दे रखा होगा MgCl2 से 24 ग्राम Mg पास ऑन डिपॉजिट करवाना है। तो MgCl2 के अलावा मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट, उसमें कितने कूलम पास ऑन करूं ताकि वो 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट करके मेरे को दे दे। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, मतलब 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल मतलब 2 फेरेडे। जब कल को न्यूमेरिकल्स अभी करने होंगे तो फेरेडे की जगह 96500 यूज कर लेंगे, तब की तब देखी जाएगी, वो मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। सिमिलरली कॉपर के
किससे भी सॉल्ट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, उससे मेरे को कॉपर डिपॉजिट करना है 1 मोल। हाउ मेनी फेरेडे? 2 फेरेडे। आयरन 2+ का आयरन बनाना है, हाउ मेनी फेरेडे? दिस इज गुड क्वेश्चन। आज की डीपीपी के जो 4 क्वेश्चन भी लेने ना, उसमें से भी 1-2 तो ये वाले हैं। ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है। अभी वाटर के 1 मोल को कंप्लीटली डिकम्पोज करने, सॉरी कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज करके O2 की फॉर्म में इवॉल्व करने में कितने फेरेडे लगेंगे? थिंक एंड लेट मी नो। 2 या 4, इसी में से आना है आंसर। ये फिक्स्ड है 1 मोल। 1 मोल में आप ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? -2। यहां 1 ऑक्सीजन, यहां भी 1 ऑक्सीजन, किसमें कन्वर्ट हुआ? 0। तो आंसर इज 2 फेरेडे, 4 नहीं। अगले में बताओ, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। जब तक मैंने ये 1 नहीं बोला था, ये हाफ नहीं लिखा था। अब एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन में 1 और हाफ नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है? हाउ मच फेरेडे इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट O2 इफ 1 मोल ऑफ H2O इज इलेक्ट्रोलाइज्ड? अगर 1 मोल H2O का इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना है तो कितना फेरेडे लगेगा? 1 मोल में शर्त हो गई, यहां 1 ही रखना है आपको। तो अंडरस्टूड है, यहां यू आर फोर्स टू यूज हाफ। ये जो मैं इक्वेशन में करके दे रही हूं, करके नहीं दिया जाएगा, तुमको करना है। तो यहां पर अपने आप 2 फेरेडे आ गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मच फेरेडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H2 फ्रॉम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस? आद्या 1 फेरेडे। थिंक, बिना सोचे नहीं बोलना है, सोचिए। 1 मोल H2 इवॉल्व हो, आद्या मेरे से 1 मोल H2 इवॉल्व हो, उसके लिए मैं कितना फेरेडे पास ऑन करूं फ्रॉम वाटर? H2 की शर्त है 1 मोल। टू, बाकी लोग 1 और 2 में से ये कुछ आंसर, इतना तो अब ढूंढ ही लोगे आप कि 1 और 2 में से है। 1 या 2? 2। मुझे पता है यहां पर अगर मैं 1 भी लिख रही हूं, मुझे इसकी कोई कंडीशन नहीं दी गई, मैं क्यों लिखूं? छोड़ो, पहले तो देखना है क्या बैलेंस्ड है। यस, H2 तो बैलेंस्ड है, O का मेरे को करना कुछ नहीं, क्वेश्चन में पूछा नहीं। अब मुझे यहां पर पता है दोनों H+1+1 है, और किस में पहुंच रहे हैं? 0 और 0। एक H2 बनाने में 2 H लग रहे हैं, यस। तो दोनों के दोनों H क्या हुए होंगे? रिड्यूस। दोनों H रिड्यूस हुए होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ? 2। तो इसीलिए आंसर विल बी 2 फेरेडे। इतना अगर मैं 2 मोल ऑफ H2O को कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज करूं टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर, टू कन्वर्ट इट इनटू O2, हाउ मेनी फेरेडेज? 4। वंडरफुल आंसर, पहले ही एंटिसिपेट कर रखा था ये पूछेंगी। गुड। 2 मोल H2O का मतलब आपको 2 ऑक्सीजन मजबूरी हो गया लेना। जब 2 ऑक्सीजन आपकी मजबूरी होगी, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल। ये अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। 3 क्वेश्चन है एक साथ मैंने ले लिए, एक आधा छोड़ भी दिया कैल्शियम वेल्शियम का, वो बहुत इजी रहेगा। अगर KMnO4 के 1 मोल को मैं इलेक्ट्रोलाइज करके Mn2 पॉजिटिव में डिपॉजिट करवाना चाह रही हूं तो कितने फेरेडे? तो कर लेंगे खुद से, क्योंकि मैंगनीज की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +7। +7 से +2 गया तो, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको रेडॉक्स चैप्टर में बता दी। रेडॉक्स नहीं आता तो ये गया, गड़बड़ करती। पता था ना कि एक पहले आता है मोरल बूस्ट, फिर आता है कॉन्फिडेंस बूस्ट, फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस। 2 एल्यूमिनियम नहीं दिख रहे तुमको? जब 2 एल्यूमिनियम में तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 एल्यूमिनियम पे +3, 2 एल्यूमिनियम पे क्या? आप चूज नहीं कर सकते, इसमें से एक ही गया होगा। रिएक्टेंट की साइड है, दोनों भिड़े होंगे। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कुछ टाइम पहले सेल में ऐसे ही निकाले हैं, 2 एल्यूमिनियम में, तो आंसर इज 6 फेरेडे। हाँ, अगर मैं कहती 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो यहां तुम्हें आधा करना पड़ता, 1, तब आंसर था 3।
मैंने यहां पे क्या कहा, कुछ नहीं, मैंने बैलेंसिंग नहीं दी और मैंने कहा Al2O3 को आप एल्यूमिनियम में डिपॉजिट करवाएंगे तो कितने फैराडे। बहुत ध्यान से इस वर्ड प्ले को पकड़ो। जब मैंने Al2O3 कहा तो 1 मोल ही होगा, आधा तो मैं बताती। 1 मोल Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम है, 2। इन दोनों को जाना पड़ेगा, वो बात अलग है, यहाँ 2 नहीं लगा रखा, वो तुम्हारा काम। इक्वेशंस में ये काम करके नहीं दिया जाएगा, बार बार कह रही हूं। बेसिक क्लियर हो गया। चलें आगे किताबी चीजों पे। मैं फैराडे के लॉ पढ़ाए बिना पूरा फैराडे करा के फिर लॉ पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैंने कहा है कि आज लिखने पे कम और सुनने पे ज्यादा ध्यान देना। किताबी लॉ भी मैं लेके आ रही हूँ, बट पहले मैं आपको इसी तरह से फैराडे के लॉ दिमाग में डालने के बाद लैंग्वेज लेके आऊंगी। डन एवरीवन? चलिए एक और बढ़िया सा एनालिसिस करते हैं। मुझे बताइए, सोडियम आयन में 1 फैराडे ट्रैवल कराया, इसको भी नोट नहीं करना, ये यहाँ पे है कुछ। 1 फैराडे ट्रैवल कराया तो कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, 1 मोल। 1 मोल माने 23 ग्राम, चलेगा? ओके। मैग्नीशियम में 2 फैराडे लिया तो कितना, 24 ग्राम। लेकिन मुझे पता है 2 फैराडे से 24 ग्राम डिपॉजिट होगा, बट अगर मैंने मैग्नीशियम में भी 1 फैराडे ट्रैवल कराया होता तो 2 ग्राम से 24, सॉरी 2 फैराडे से 24, तो 1 फैराडे से कितना, मैंने 12 नहीं लिखा, कुछ सोच के 24/2 लिखा है क्योंकि कुछ दिखाना है आपको। इसी तरह से एल्यूमिनियम +3 में अगर मैं 3 फैराडे का करंट पास ऑन कर दूं, यानी 3 फैराडे के बराबर कूलम्स दे दूं, तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 27 ग्राम। क्योंकि एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27। ये 23, 24, 27 अपनी मर्जी से नहीं दे रही, 1 मोल का मास, मोलर मास इज गिवन, पीरियोडिक टेबल से मुझे मिल चुका है। अगर एल्यूमिनियम में भी मेरे को लगा नहीं, मैं तो सारी सोल्यूशन से 1 फैराडे दौड़ाऊंगी, देखती हूँ, कंपेयर करना है ना मेरे को। हर सॉल्यूशन, हर इलेक्ट्रोलाइट में से अगर मैंने 1 ही फैराडे दौड़ाया तो मेरे हाथ में क्या आया, यहां आया एल्यूमिनियम का कितना मास डिपॉजिट हुआ, 27/3। हर जगह एक चीज से, एक नंबर से डिवाइड हुआ है। यहां पर मैंने बाय 1 नहीं लिखा था, बस 23 डिवाइडेड बाय 1। अगर आप इस पूरी स्लाइड पे देखें, किससे डिवाइड हुआ है, चार्ज से। एल्यूमिनियम में मास किससे डिवाइड हुआ, 3 से। मैग्नीशियम में मास किससे डिवाइड हुआ, 2 से। सोडियम में मास किससे डिवाइड हुआ, 1 से। चेक। जब किसी कैटायन, एनायन, जो भी मैं ले लूं, बाई चांस सारे कैटायन थे, एनायन भी लूंगी, उसको उसके वैलेंसी या चार्ज से डिवाइड कर रही हूं, उसके मोलर मास को, तो आई होप हमें थोड़ा थोड़ा याद आए, मोलर मास बाय चार्ज ऑफ एन आयन गिव्स इक्विवेलेंट मास। मोलर मास बाय वैलेंसी भी कह सकते हो, मोलर मास बाय चार्ज भी कह सकते हो, कुछ भी कहो, दिस विल गिव इक्विवेलेंट मास। क्या मैं इसको देख के ये कह सकती हूँ? और ये फैराडे लॉ को करने का सबसे आसान तरीका, अभी मैं लॉ की लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लाऊंगी, अवॉइड करना, इससे सेकेंड्स में क्वेश्चन होएगा। किसी भी चीज में से तुम 1 फैराडे डिपॉजिट करोगे, आंख बंद करके उससे उसका इक्विवेलेंट वेट होगा डिपॉजिट। कोई भी चीज, अगर गैस है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम, अगर कोई सॉलिड बन रहा है तो इक्विवेलेंट वेट। किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर तुमने उसमें से 1 फैराडे करंट पास ऑन किया तो। इससे मत हिलना, डीपीपी विल बी, ठीक है 4-5 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होते ही लगते ही हैं हमको, बट मोर देन 70% डीपीपी और 70% एनावस्थी, इसी से करना। आई एम फोर्सिंग यू। हिंट्स में, सोल्यूशन में ये नहीं दिया होगा, उसमें वो एक फॉर्मूला दे के वैल्यू पुट करके इधर उधर किया होगा, कैलकुलेशन लेवल सेम होगा। ऑल दो मैं फॉर्मूला भी ला रही हूँ, बच्चों के लिए 2 मेथड्स हैं। बच्चे अक्सर पसंद करते हैं हमें ये सोचना नहीं है, आप बस एक फॉर्मूला दो, और जो लोग ये पसंद करेंगे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि कौन फॉर्मूला याद रखे वो सब करे। ये यूनिटरी मेथड है, बहुत तड़ातड़ होगा। सो आई बी शेयरिंग बोथ मेथड्स। सो इसका मतलब 1 फैराडे जिस भी चीज से तुम पास ऑन करोगे उसका इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। 1 फैराडे क्या होता है, 96500 कूलम्स। उससे कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट, जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, जिसका मर्जी। तो कोई मेरे से पूछे 1 कूलम पास ऑन किया तो कितना होगा, कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। ये याद रहेगा सबको, ना भी याद रहे ऊपर यही करके आए हो आप। ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डन, आगे बढ़ सकती हूँ। चलिए अब
ये वो सवाल हैं जो आपकी जेई नीट और एनसीईआरटी बेस्ड बोर्ड के क्वेश्चन है इस टॉपिक से, बिना फॉर्मूला दिए, बिना फेरेडे का लॉ दिए। पहले मैं आपसे ये करवा रही हूं, फिर फॉर्मेलिटी करूंगी फेरेडे का लॉ देने की और क्लोज। मेरे को किसी सॉल्यूशन में 300 कूलम, जहां भी अब सी मिले प्लीज कंसंट्रेशन मत लेना, इट इज कूलम्स, राइट। 300 कूलम चार्ज, चार्ज क्या होता है बच्चों? क्यू। आई होप फिजिक्स में इतना पढ़ के आए होंगे, करंट इनटू टाइम, एम्पियर इनटू सेकंड गिव मी कूलम्स। 300 कूलम अगर मैंने किसी सॉल्यूशन से पास ऑन की, वो सॉल्यूशन किसकी है? बॉक्साइट ओर या एल्यूमिना, कुछ भी लिखा मिल सकता है। बॉक्साइट ओर भी Al2O3 है, एल्यूमिना भी Al2O3 है। तो अगर Al2O3 के अंदर मैं इतने कूलम पास ऑन करूं, हाउ मच एल्यूमिनियम विल आई गेट? ये खर्चा मैं कर रही हूं, बिजली का बिल दे रही हूं, मुझे एल्यूमिनियम कितना मिलेगा? मैं उसको फिर सेल करूंगी तो बिजली का बिल साथ लगा के सेल करूंगी कि मेरा कंजम्पशन हुआ है। तो चेक, क्या सबको ये पता है इतने कूलम से एल्यूमिनियम का 27/3 ग्राम डिपॉजिट होता है? 9 ग्राम। मैं 9 ग्राम इंटेंशनली नहीं लिख रही क्योंकि मेरे को बाय चार्ज दिखाना है हर बार। तो 300 कूलम से कितना होगा? दैट्स ऑल। इसके लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ आएगा, लंबा चौड़ा फॉर्मूला आएगा, मैं फर्स्ट लॉ यही निपटा दिया मैंने, सिंपल बाय ओरल थिंग्स। अगर ये 96500 की जगह मेरे को फैराडे में फ्रीडम होती तो ये कैलकुलेशन धरी की धरी रहती, बहुत छोटी हो जाती। कैन वी टेक दिस चांस कि हाँ हो गया, ये हो जाएगा? तो चलो नीचे वाला दो जवाब, ये सारे भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। कॉपर का मास आई थिंक 63 होता है, डेसिमल्स में मैं भूल रही हूं। कॉपर का मास आई थिंक 63.5 कुछ ऐसा है। 63 तो कंफर्म्ड है, 0.5 आई एम नॉट श्योर। 63.5 है ना? 63.5 कॉपर का मास। 0. कितना आसान था? क्यों आसान था? क्योंकि मैंने 965 में ही दे दिया। तो आपका 96500 और 965 कट कटा के डेसिमल्स हो जाएगा। करिए जिनका नहीं हुआ ये बोर्ड। अब मेरी तरफ से तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया। फैराडे के फर्स्ट लॉ के यही क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम्हारे बोर्ड में आ गया फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है तो तुम ये नहीं दे सकते। अब आ जाता है व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, राइट, जो मैं करा के आई हूं, सब करा के आई हूं तुमको। सेकंड लॉ भी करा दिया, लेकिन अब मेरे को ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देने हैं। कर लो नोट, जिसको करना है और जिसको देख के समझना है। ये सारे फॉर्मूला की कैलकुलेशन पीछे हमने कर ली, बट फैराडे को रिस्पेक्ट देने के लिए उसका एक फॉर्मूला लेके आई हूं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। जी आ गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट ऑफ कोर्स is directly proportional to quantity of electricity passed। आप कितना Q पास ऑन कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में, उतना ही W डिपॉजिट होगा। यही करके आ रही हूं मैं, कि मैंने पहले ही बता दिया 96500 से हमेशा एक इक्विवेलेंट मास होगा, तो इतने से कितना होगा वो यहीं से निकला है। लेकिन फैराडे की ये स्टेटमेंट और ये सब मेरे के पास होनी बहुत जरूरी है। प्रोपोर्शनैलिटी को अभी मैं हटाऊं, बट Q को मैं I इंटू टी लिख सकती हूँ, ये चार्ज है कूलम्स में। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए Z। अब मेरी क्लास में कोई है जो मेरे को Z डिफाइन करके दे दे? कांस्टेंट खूब डिफाइन कराए हैं मैंने, रेजिस्टिविटी, कप्पा, KB, KF, वो बिलोस्कोपिक, कायरोस्कोपिक। कैन समबडी ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज Z? माधव, Z को डिफाइन करना हो तो कैसे करूं? यस, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए ट्रेवल कराया जाए, जितना मास डिपॉजिट होगा उसको Z बोलेंगे, या कह लो 1 कूलम करंट से जितना मास डिपॉजिट होगा उसको Z बोलेंगे। मैं पिछली स्लाइड्स पे Z भी निकलवा के आई हूं, आप बताएंगे कैसा कौन सा, देखते हैं। अब इस Z को एक नाम देना है, तो Z को मैंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज नथिंग बट जो अभी हमने डेफिनेशन क्रिएट की वो 1 कूलम से कितना मास डिपॉजिट होगा, बिना पन्ने पलटे बताना। पिछली स्लाइड पे कराया था, पिछली से पिछली स्लाइड पे बताया था 1 कूलम से इतना होगा, याद रखना। इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। मैं वैसे ही आपको करा के आ चुकी हूं वो चीज, तो आप खुद देख लीजिए। तो वी हैव ऑलरेडी डन कि 1 कूलम से कितना मास डिपॉजिट होगा, वो हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स पे कर चुके हैं।
तो इस एक कूलम से कितना मास डिपॉजिट होगा, इस Z को उठा के इधर पुट कर दो। करो, मैं टाइम दे रही हूं। Z की इस वैल्यू को उठा के इसकी जगह पुट कर दो, क्योंकि Z क्या है, एक कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, एक कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, पीछे मैं बात करके आई हूं। तो अगर इसी वैल्यू को उधर पुट कर दिया तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ये रहा। कोई चाहे इस फॉर्मूले से पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करे। मैंने आपसे पूछा इतने ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना कूलम, आपने बता दिया। इतने कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, आपने बता दिया। जिसकी इच्छा हो इस फॉर्मूले से करे, जिसकी इच्छा हो पिछले पार्ट से करे। मैं एक दो क्वेश्चन दूंगी अभी। एक सेकेंड बेटा। 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने में लगता है 96500 कूलम। मुझे कितना डिपॉजिट करना है, 1.5 ग्राम। 96500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1.5 ग्राम। इतने कूलम्स लगेंगे 1.5 ग्राम डिपॉजिट करने को। आपने मान लो कूलम्स निकाल भी लिए। अब आपको पता है जो भी कूलम्स निकले 96500 बाय 108 इंटू 1.5 ग्राम, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू I इंटू टी। और इसमें एम्पियर कितना दे रखा है बच्चों, 1.5। तो यहां आ जाएगा 1.5 इंटू टी इन सेकेंड्स। तो मुझे लगता है ये और ये तो यूं ही कट जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर ये कैलकुलेशन बची इतने सेकेंड्स, वो आप कर लोगे। तो जिनका ये हो गया उनको मैंने एक और क्वेश्चन बोल दिया था, 12th करिए। मास ऑफ हाइड्रोजन, इतने मिनट, गलती होगी मिनट को सेकंड में करना भूल जाएंगे। 14 एसिड रिलेटेड वाटर, मतलब वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दिया, यानी H प्लस की तादाद बढ़ा दी। तो इसमें H प्लस जाके अपना रिड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, H2 इवॉल्व करेगा। वो आपके क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा एसिड दिया है, H2SO4 या HCl, आपको पता होना चाहिए बस H प्लस। तो मैं भी कर देती हूँ एक बार बोर्ड पे उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आ रहा, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 12। बाकी मैंने करा दिए हैं, 4th से 12th के बीच 2-3 अभी लॉ होना है दूसरा, और बाकी सारे हो गए। क्वेश्चन 12th कहता है आप बताओ कितना मास हाइड्रोजन का इवॉल्व होगा, हाउ मच ग्राम्स। अगर मैंने एम्पियर कितने दिए, 0.5 एम्पियर, और 40 मिनट्स के लिए, तो मुझे उसको यूनिट सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। दिस विल गिव मी कूलम्स। कितने कूलम्स? सो एवरीवन, अगर मैं 1 फैराडे यानी कि 96500 कूलम्स पास ऑन करती तो कितना हाइड्रोजन डिपॉजिट होता, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का। सारी समस्या यहां आएगी। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1, क्यों हाइड्रोजन गैस, इसका मास कितना होगा, 2 ग्राम। दोनों हाइड्रोजन पे चार्ज क्या, +1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आया इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट मास 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना वाज द डील जिसके लिए ये क्वेश्चन लिया। सो दैट इज व्हाई 1 ग्राम इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। ये गलती मत करना। क्यों, लेकिन है तो H2। आप ये देखो ना H2 कैसे इवॉल्व हुआ होगा, सही कंफ्यूजन है, इसीलिए ले रही हूं। क्या H2 2 हाइड्रोजन के रिड्यूस होने से नहीं इवॉल्व हुआ? दैट इज वाई 2 फैराडे। तुमने थोड़ी देर पहले सबने 2 फैराडे बताया, जब वहां 2 फैराडे बता रहे तो यहां 2 से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे, है ना। सो यहां पर 96500 से कितने कूलम निकले, कितने ग्राम इवॉल्व होगी, 1 ग्राम। अब कितने कूलम से पूछा है, 0.5 इंटू 40 इंटू 60 से कितना, 1/96500 मल्टीप्लाइड बाय दिस। आगे की मैथ्स आप जाने, बट आई एम नॉट मूविंग फास्ट एट ऑल। मैं एक एक क्वेश्चन कर रही हूं बोल बोल के। किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो आई कैन कम ऑन डेस्क, बाकियों को कुछ और काम देके जब बीच में मौका मिलेगा। अगर किसी को लगता है मेरे को आपकी मेथड नहीं जमी, तो लेट्स हैव फॉर्मूला वंस अगेन, जो आपको मैं डिराइव करा के आई। जो मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले दिया था,
उसमें यहां पर जो भी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, यहां इक्विवेलेंट वेट था शायद, इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। क्या मैं इक्विवेलेंट वेट को मोलर मास बाय वैलेंसी लिख सकती हूं? कि आपको नहीं आता इक्विवेलेंट वेट निकालना, और इजी कर दिया, आप मोलर मास और उसका चार्ज लिख दो बस। लेकिन चार्ज में H2 का चार्ज जब 1 लिखोगे तो वो गलती होगी, H2 का चार्ज तो 2 ही है, 2 प्रोटॉन H2 बना रहे हैं। फिर क्या मैं मोलर मास को उधर ले जा सकती हूं? ले गई उधर। मास बाय मोलर मास क्या होगा? कितने मोल्स डिपॉजिट हुए। तो दो चीजें हट गई यहां से, मतलब मोल्स डिपॉजिट हुए तो आ गया मेरे पास ये, उसी फॉर्मूले में मैंने सिर्फ उधर किया है। अब जो आपके बोर्ड बेस्ड या अच्छे क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, टफ क्वेश्चन, और इवन इन जेई वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा होगा, वहां समस्या आती है। क्या समस्या है? W मास की जगह कर दो वॉल्यूम, बाकी सब कुछ सेम, एक छोटा सा और फर्क आ गया, मोलर मास की जगह क्या लिखूंगी? मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी पर हर गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो मोलर वॉल्यूम में आपको क्या पुट करना होगा? देखेंगे जो दे रखा होगा क्वेश्चन में, 1 मोल का तो मुझे पता ही है 22.4 है, वो तो पुट ही करना है। बात अलग होगी उसको डिवाइड किससे करना है। जैसे आपको पता है क्लोरीन का मास आपको 71 पुट करना है, उसी तरह से आपको 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 पुट करना है। तो उससे भी यही आ जाएगा फॉर्मूला। नाउ पॉइंट इज, अगर सारी क्लास को ये बात पता है, 1 फैराडे से हमेशा 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है, सिमिलरली 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व होता है, तो कहीं स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, नया है, कुछ प्रैक्टिस से आएगा। तो ये दोनों चीजें अगर आपको पता है फैराडे के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन को, तो हमें उड़ाना आना चाहिए। फॉर योर नॉलेज वंस अगेन, H2 के मोलर वॉल्यूम को क्या लिखूंगी? 22.4 लीटर। लेकिन अगर मेरे को 22.4 लीटर बाय n फैक्टर यानी इक्विवेलेंट वॉल्यूम कहीं पर पूछ लिया, तो क्या किससे डिवाइड करना होता है? 2 से। अब तो पता लग ही गया। तो H2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा? आधा देन मोलर वॉल्यूम, यानी मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 विच इज 11.2 लीटर। दिस स्लाइड इज गोल्ड फॉर टुडेज डीपीपी। यहां सारा कॉन्सेप्ट एक साथ है, अब बस उसी की प्रैक्टिस करानी, और जेई के क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड वाले बिल्कुल प्लेन और सिंपल आएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है? अब ये करने की भी जरूरत है क्या? Al2O3 देखिए कौन सा, ये 13th क्वेश्चन है, खुद ही कर लोगे ये, अब इसमें कुछ बचा नहीं। आई डोंट थिंक आई शुड वेस्ट टाइम। अब आ जाते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से उठाया, आपकी सब्जेक्टिव डीपीपी में 5वां क्वेश्चन पढ़ो। हमने एक मेटेलिक वेसल पर सिल्वर को इलेक्ट्रोड डिपॉजिट करना है। सिल्वर डिपॉजिटेड गिफ्ट्स आपने बड़े देखे होंगे, दिवाली के आसपास तो ऐसे बिक रहे होते हैं बाहर रेडियो पे, चांदी का है जी, कोई ना चांदी का होता, वो सिल्वर प्लेटेड होता है। तो वो सिल्वर प्लेटिंग करते हैं, तो उसके बारे में अब बात हुई है। कीमत होती है इस बात की कि सिल्वर की थिकनेस क्या है, राइट? उसमें सिल्वर की थिकनेस क्या है, उससे उसकी कीमत डिसाइड होती है। सो अगर आप इसको पढ़ें तो क्या कहा है? सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके लिए कितना करंट कितने घंटों के लिए पास किया वो भी लिखा हुआ है। आप निकालिए सिल्वर की थिकनेस कितनी हुई। अगर जो डेंसिटी है वो है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितनी मोटी लेयर सिल्वर की चढ़ी होगी उसके ऊपर, अगर डेंसिटी ये है। तो मुझे इतना पता है कि कोई मेरे को थिकनेस की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम बाय एरिया से मैं थिकनेस ला सकती हूँ, या कह लो एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम। एक सिंपल सी बेसिक टर्म मैंने उठा ली। अब इस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, पूछा क्या है? थिकनेस। अगर मेरे को सिल्वर की डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम होता, राइट? वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख रही हूं? थिकनेस इनटू एरिया। वॉल्यूम को ओपन कर दिया, थिकनेस इनटू एरिया। आपको डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, आपने देख लिया 10 पॉइंट समथिंग। एरिया भी आपको गिवन है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। मास निकाल लो, इतने करंट से कितना डिपॉजिट हुआ होगा, इतने कूलम से, वो पुट करो, थिकनेस आ जाएगी। अब मास कैसे निकालूं? कितना सिल्वर गया है?
मुझे पता है 96500 कूलम से 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है क्योंकि एजी के ऊपर +1 चार्ज है। तो क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है टाइम और एम्पियर, 2 आवर्स। तो आवर्स को पहले तो मैंने किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में, और उसके बाद एम्पियर है ही। तो जब 96500 कूलम से इतना है तो इतने कूलम से कितना मास है निकल जाएगा, वो इस क्वेश्चन में पुट किया जाएगा। यहां ये गिवन थिकनेस आ जाएगी। रोड मैप लिखिए इस क्वेश्चन का कॉपी में कैसे किया तब समझ आएगा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। एक ही स्लाइड का है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, जो ये लिखा हुआ है उसको बाद में समझते हैं, पहले वैसे समझ लेते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय सेकंड लॉ, क्या डायग्राम बनाया मैंने। अगर अलग अलग कंटेनर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, सेम चार्ज जा रहा है, सेम क्यू जा रहा है, एक ही जैसा एम्पियर, एक ही जैसे टाइम के लिए। अगर 1.5 एम्पियर 50 सेकंड के लिए जा रहा है तो तीनों में 1.5 एम्पियर 50 सेकंड में ही जा रहा है। सीरीज का मतलब सेम चार्ज। तीनों कंटेनर्स में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन है, लेकिन सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब जितने कूलम एक में जा रहा है उतने ही कूलम दूसरे में और तीसरे में जा रहा है। अब 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में आप सेम चार्ज पास ऑन करते हो तो पहले कंटेनर में कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स 1 फैराडे से इतना तो इतने फैराडे से कितना, इक्विवेलेंट वेट से ही डिसाइड होता है 1 फैराडे से, क्योंकि एक इक्विवेलेंट वेट होता है। दूसरे कंटेनर में कॉपर कितना डिपॉजिट होगा वो भी उसका इक्विवेलेंट वेट डिसाइड करेगा। तीसरे कंटेनर में जिंक कितना डिपॉजिट होगा वो भी उसका इक्विवेलेंट वेट डिसाइड करेगा। तीनों के तीनों में एक ही बात प्रोपोर्शनलिटी पे आ रही है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। ऑफ कोर्स मैं डिवाइड करूंगी तो कांस्टेंट जो भी होगा वो कट जाएगा, मेरे को डिवाइड करके कांस्टेंट लाने की जरूरत नहीं हो तो कट जाना है। यानी पहला कंटेनर और दूसरे कंटेनर को मैं रिलेट करूं, इन फर्स्ट कंटेनर वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन सेकंड कंटेनर इज इक्वल टू दिस। कितना आसान हो गया क्वेश्चन मेरे लिए कि मुझे कहा जाएगा 2 कंटेनर्स हैं सीरीज में कनेक्टेड, एक में कॉपर 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ, बताइए दूसरे में कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। मेरे को पूछना ही नहीं है कितने एम्पियर कितने सेकंड, मुझे सिर्फ पता है कॉपर 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट मेरे को पता है 63/2, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट मेरे को पता है 108। आ जाएगा कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ दूसरे में, क्योंकि मेरे को करना ही क्या है, इतने फैराडे से इतने फैराडे हो तो सब कटकटा जाना है। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड कंटेनर, सेकंड और थर्ड कंटेनर, फर्स्ट और थर्ड कंटेनर, एनीवेयर यू कैन अप्लाई दिस लॉ। नोट इट, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक क्वेश्चन एवरीवन मेरे साथ करेंगे, ये डीपीपी में भी मिल जाएगा, बट आप अभी डीपीपी नहीं देख रहे, इस क्वेश्चन को यहां समझ रहे हैं। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन कि कल को ये ना कह सको आप सेकंड लॉ करा दिया और उसका कोई क्वेश्चन नहीं कराया आपने, वो करा रही। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जिसमें एक में AgNO3 एक में CuSO4, सेम एज माय एग्जांपल। उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, इतने एम्पियर करंट तब तक पास ऑन किया गया जब तक 1.078 ग्राम डिपॉजिट नहीं हुआ। किसका, एजी का कि कॉपर का? देखना है डीपीपी का क्वेश्चन है एजी, क्योंकि आगे कॉपर पूछा हुआ है। हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं वो नहीं, छोड़ो ना, 8 9 छोड़ो, अगर नहीं भी मिल रहा आपको तो फिर से सुनो, 9th ही है। चलिए अब इसमें क्या कहा गया, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जिसमें ये और ये है, उनमें इतना एम्पियर करंट पास किया गया तब तक जब तक इतने ग्राम डिपॉजिट ना हो जाए। पता नहीं किसका, देखते हैं। ठीक है तो पता लग गया, 1 मिनट दो। मान लो नहीं बता रखा तो कैसे पता लगा? हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। अंडरस्टूड है, किसका वेट दे दिया? सिल्वर का। करो अपनी कॉपी में। सबसे पहली चीज मेरे को टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है तो मेरे को तो एक ही कंटेनर पे बात करनी है, सिर्फ सिल्वर वाले कंटेनर में। मुझे पता है 1 फैराडे यानी इतने कूलम से 108 ग्राम डिपॉजिट होता है, और कितने कूलम आप पास ऑन कर रहे हो पता नहीं, देखते हैं। जब 108 ग्राम के लिए इतने कूलम की रिक्वायरमेंट है तो 1.078 ग्राम के लिए कितने कूलम की रिक्वायरमेंट होगी, यहां से आ जाएगा।
जब यहां से आप ये निकाल लोगे तो इसके बाद क्या करना है, इसको I इंटू टी से इक्वेट ही करना है, और I कितने एम्पियर दे रखा है, ऊपर लिखा है 2.5। आ जाएगा टाइम, कितने सेकंड्स कितने मिनट, करिए इसको, ये सारी पकी पकाई खीर ना हो, कंप्लीट करिए इसको। और कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग। अभिवीर बताओ, टाइम निकाल के दो, इसमें देना, अवनीत, प्रभनूर दीजिए इसको। और इस तरह से करिए कि मेरा कॉपी पेस्ट ना करे, समझ आए आपको। समझ नहीं आए तो आई एम स्टैंडिंग, मैं दोबारा बता दूंगी कि पहले तो एक ही कंटेनर से मैं टाइम निकाल लूंगी, बाद में सोचूंगी मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैसे निकालने। दोनों लो इकट्ठे कर दिए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में आगे पूछ लिया व्हाट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो कॉपर का पूछा है तो पक्का सिल्वर का दिया। सिल्वर का, कॉपर का देके कॉपर का तो नहीं पूछेंगे ना, बस उससे, हालांकि देना चाहिए था। 1.078 को 1.08 ले लो, हालांकि अभी स्कूल के लिए ले लो। एनटीए का लेटेस्ट रूल आया है एक, अभी लेटेस्ट रूल, क्या रूल तो है बट हमें वो तब पता चलता है जब ऐसी मुसीबत पड़ती है। तो जब वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के सुपर ओवर के बाद भी स्कोर सेम रहे थे, तब पता चला था सारी दुनिया को कि वर्ल्ड कप फाइनल विनर इंग्लैंड को इसलिए बना दिए गए, ज्यादा नंबर ऑफ चौके उनके थे, छक्के नहीं चौके, और चौके भी सेम होते तो छक्कों पे जाते। ये रूल सारी दुनिया को तब पता चला। तो अभी रिसेंट एक मिस्टेक हुई है नीट के पेपर में जो संडे गया है, उस 7.6 होगा आंसर कि 7.8 होगा, उस पे एनटीए का एक रूल समझ में आया, और एनटीए की रूल बुक में लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ शुड बी डन एट द एंड। आप एंड रिजल्ट में राउंडिंग ऑफ अगर करते हैं तो वो राउंडिंग लिखा होता है ना इंटीजर टाइप में, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस और समथिंग लाइक दैट। राउंडिंग ऑफ आपने पहले ही कर दी, 6.022 को आप 6 लेके चल रहे हो, और फिर एंड में आप रिजल्ट दोगे, वो राउंडिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। उससे जो आंसर आएगा आप क्लेम नहीं करोगे मेरा आंसर सही है। हाउ मच कॉपर, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, आप दोनों में से कोई भी तरीका ले सकते हो। हाउ मच कॉपर देखना कैसे निकालते हो, मैं कैसे निकालती हूं, आप कैसे निकालते हो, निकालिए हाउ मच कॉपर डिपॉजिटेड। तो एक तरीका तो ये है वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। 60 कितना बताया था मैंने, 63.5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 108। और सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ बताया था हमने ऊपर, देखना इससे आता है सही आंसर 1.078। 0.3 आ जाएगा। मैंने इस तरह से भी किया जो यूजुअली बच्चों को पसंद आता है, सीधे फॉर्मूले में लगाई चीजें, और मैंने अपना पुराना मेथड भी लिया, मुझे पता है कितने कूलम्स, एंड आई नो दोनों कंटेनर्स में सेम चार्ज है, इतने कूलम से जब इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है तो इतने कूलम से कितना होगा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम आ गया। तो इट्स टोटली योर चॉइस। यूजुअली बच्चे इस मेथड को प्रेफर करते हैं, जैसे आप बच्चों को पसंद आए, जमे काम हो, आंसर आए वो करिए, बस नंबर लेना है हमको, हमें कोई यहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट में, ओनली मार्क्स। तो मार्क्स के लिए जो आपको बेस्ट लगे वो पकड़िए। चल सकती हूँ आगे। तो यहाँ एनसीईआरटी से फैराडे के दोनों लॉ खत्म, और उससे हर तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस खत्म, हर तरह की वैरायटी। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है सभी के लिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये आपका कहीं भी मिल सकता है, आपको बोर्ड्स में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो या ऑब्वियसली कंपटीशन में। पढ़िए और अपनी कॉपी में कोशिश करिए, क्या आप मेरे को दे सकते हो, टोटली योर्स। आई नो, बट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में एक इजी नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन जब देना होता है तो ये आ सकता है। चेक एक हिस्सा जेई नीट का लेते हैं, बहुत छोटा सा सिंगल स्लाइड, फिर उस पर एक दो क्वेश्चन देखती हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव के ढूंढ के आपसे कराती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ध्यान यहां दीजिएगा। करंट एफिशिएंसी नाम की चीजें अब बहुत मिलेंगी, कई क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखा होगा एज्यूम 100% करंट एफिशिएंसी। ये कॉन्सेप्ट एक लाइन का है,
आप जितना करंट दे रहे हो, अब इतनी देर से आप क्या देख रहे हो, इतने एम्पियर इतने टाइम के लिए, फटाफट इनटू करके क्यों निकाल देते हो। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर आप 1.5 एम्पियर अपने एक सर्किट में दे रहे हो तो करंट की उस पर्टिकुलर मशीनरी की एफिशिएंसी होती है, सारा करंट नहीं जा रहा, बहुत कुछ वेस्ट भी हो रहा है। तो अगर करंट की एफिशिएंसी 90% है तो बस आपको क्या करना होगा, जो आई आप पुट करते हो, सपोज 1.5 एम्पियर क्वेश्चन में दे रखा, इतना करंट 2 घंटे के लिए पास ऑन किया, लेकिन उस क्वेश्चन में एंड में दे रखा है एज्यूम 90% एफिशिएंसी ऑफ करंट, तो 1.5 एम्पियर का 90% निकालोगे और आई वो पुट करोगे, दैट्स इट। कि अब अगर क्वेश्चन में दिया है 90% एफिशिएंसी से हम 1.5 एम्पियर करंट 2 घंटे के लिए पास ऑन कर रहे हैं, तो करंट इज नॉट 1.5, करंट इज 90% ऑफ 1.5 निकाल के वो पुट करोगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको यही पूछ लिया, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, फिर इस लैंग्वेज पे आएंगे। एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हमने 1.5 एम्पियर पास ऑन किया 2 घंटे के लिए और इतना मास डिपॉजिट हुआ, फाइंड आउट करंट एफिशिएंसी। तो आप क्या निकालोगे, अगर मैंने इतना एम्पियर 2 घंटे के लिए पास ऑन किया होता तो 9 ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए था, लेकिन आप क्वेश्चन में क्या दे रहे हो, 8.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। आ जाएगी करंट एफिशिएंसी 8.5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, होना 9 ग्राम चाहिए था, लेकिन आपके क्वेश्चन में 8.5 हो रहा है। ये ध्यान में रखते हुए जरा इस क्वेश्चन को अब पढ़ो। करंट एफिशिएंसी तुम लोग खुद निकालो तो विल बी गुड। ये क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल है, इसलिए तुम पे ज्यादा छोड़ रही हूं। निकालो करंट एफिशिएंसी, मैंने नीचे निकाल रखी है, विल मैच 67% के आसपास आया है एफिशिएंसी, चेक। प्रभनूर कर रहे हैं, कितना होना चाहिए था और कितना हो रहा है। कितना होना चाहिए था बड़ी देर से चल रहा है, मुझे पता है 96500 कूलम से इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होने के लिए पक्का 9726 कॉलम यूज हुआ होगा कूलम्स। अब मुझे ये पता चल गया कि इतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज, और उसमें आपको कहा गया है इतने घंटे तक 4 एम्पियर किया, उसमें कितने कूलम दे दिए आपने, आपने इतने कूलम्स दे दिए, जबकि कूलम लगने कितने चाहिए थे, इतने। आई हैव डन दी अदर वे अराउंड, जो मैंने आपको बोला और मैंने किया 2 अलग तरीकों से किया, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे करिए। यू नीड नॉट टू डू लाइक दिस। मैं आपको हर तरह की मेथड दिखा रही हूं, आप वही करिए जो कर रहे थे कि भाई इतना डिपॉजिट होना चाहिए था और हुआ इतना, डिवाइड करके इनटू 100। मैंने एकदम कान घुमा के पकड़ लिया कि कितना, हाँ यहां क्या आएगा पहले ये बताओ, ये गलत किया है। ओहो 90 क्यों कर रखा है पता नहीं। अच्छा 90 मिनट्स कर दिया ना इसका। आप बस ये आंसर देखो, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, आई डू। वो 90 इसलिए कर दिया, 1.5 घंटे का 90 मिनट्स कर दिया ना। आप सिर्फ बताओ, क्या आप अपने मेथड पे रहो, मेरा मेथड अलग है। मैंने दूसरे तरह से कान घुमा के पकड़ लिया, भाई आपको वो भी आना चाहिए। आप जो कर रहे थे उस पर स्टिक करो, एंड का आंसर मैच कराओ। क्या चीज, क्या चीज 2-1, ये अच्छा वो पकड़ सकते हैं जी। चलो आप लोग अपना फाइनल आंसर दो, ठीक है। ये गलत आ रहा है आप कह रहे हो ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती। 1.5 आवर्स 4 एम्पियर, यस, सारा आंसर ही बदल जाएगा इससे। इतनी हंसी की आवाज वाला तो कुछ है नहीं काम यहाँ पे, जहां बॉयज तुम्हारी साइड से आ रहा है।
कितनी परसेंटेज बता रहे हो? देखिए मेरा तरीका अलग था बट बिल्कुल सही था। जो मैंने बोला और जो मैंने किया, देयर आर टू मेथड्स, टू वेज। एक, मैंने बोलते वक्त क्या कहा, इतने ग्राम डिपॉजिट होने चाहिए थे और क्वेश्चन ने बोल रखा इतने हो रहे हैं, उससे परसेंटेज निकालो। और दूसरा वे क्या था? दूसरा वे ये था कि इतना ग्राम डिपॉजिट होने के लिए इतने कूलम्स चाहिए था, 3.2 ग्राम, इतने कूलम्स होना चाहिए था, लेकिन हमें कितने कूलम प्रोवाइड करना पड़ रहा है? इतना। इसका मतलब करंट एफिशिएंसी पुअर है। कितनी पुअर है? अब वही चीज होगी, इतना कंज्यूम होना चाहिए था और इतना हुआ, डिवाइड करके इनटू 100। तो यही दोनों तरीके करेक्ट है। आपको जो समझ आए, जो सही लगे, आप उस मेथड से करिए। आप हर क्वेश्चन में देखोगे इसके 2-3 तरीके निकाल लोगे, विद फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला, या चार्ज के थ्रू, या मास के थ्रू। करंट एफिशिएंसी समझ आ गई? क्योंकि ये आपका जेई का पार्ट है, तो जहां से आपको कैलकुलेशन कम लगे, जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, वहां से करिएगा, वो रूट से करिएगा। इट शुड नॉट बी लाइक कि मैंने कराया तो यही रूट हो। आपको जो रूट पसंद आए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। चलिए, डीपीपी 6 का ऑब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्टिव वाले बच्चे 5 मिनट 10 मिनट और वेट करें नेक्स्ट टॉपिक के लिए। डीपीपी 6 का ऑब्जेक्टिव 6 क्वेश्चन मैं ही करा रही हूं, आप नहीं कर रहे, क्योंकि अभी कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं हुई और ये क्वेश्चन आ गया है। रुक जाओ, 6 नहीं, 8th पे आओ, नॉट 6 अभी टॉपिक होना है, उसके बाद होगा, अभी जबरदस्ती नहीं कराऊंगी। 8th पे आओ, क्वेश्चन 8th ऑब्जेक्टिव पढ़ो। क्वेश्चन 8 ये आज के कंटेंट से है। ऑब्जेक्टिव 5 ही टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, जिसमें से 4 तो मैं ले रही हूं। क्वेश्चन 8 जैसे क्वेश्चंस की पास्ट ईयर में भरमार है। मैंने सारे नहीं डाले, 2-3 डाल दिए बस। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिल रहे हैं आपके जेई और नीट में। क्वेश्चन 8 पढ़ो। 300 ml of 1 molar aqueous solution of zinc sulfate is subjected to electrolysis by 10 ampere current for 965 seconds। कैलकुलेशन छोटी पड़ेगी, दिख गया होगा, 965 की टर्म्स में दे दिया। और जिंक का मास 63 आई थिंक, 50 नहीं, जिंक का मास यार सोचती हूँ, देती हूँ, एक सेकंड दो। क्या था? आयरन 56, कॉपर 63, जिंक सोचना पड़ेगा मुझे, 2 मिनट दो। क्वेश्चन पे वापस आइए। वैसे मास की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे तरीके से, ठीक है। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, इतना करंट इतनी देर के लिए जब किया इस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में, तो कुछ तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया होगा। कॉन्सेप्ट समझना, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है एनएवएसटी और पास्ट ईयर्स में। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत क्वेश्चन है। जिंक सल्फेट की 300 ml सॉल्यूशन लाई 1 मोलर, और इतना कूलम इतनी देर, मतलब इतना एम्पियर इतनी देर के लिए पास ऑन कर दिया। पक्का थोड़ा बहुत जिंक तो डिपॉजिट हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा, जिंक 2+ जाके चिपक गया होगा अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, रिड्यूस होके, राइट। किस पे? कैथोड पे। तो कुछ जिंक तो निकल गया। जब जिंक निकल गया मतलब जिंक सल्फेट निकल गया। सल्फेट अपना एनोड पे कुछ करके निकल गया होगा, जिंक अपना कैथोड पे निकल गया, यानी नीचे पूरा तो नहीं बचा। अब मेरे से पूछा है, नीचे बचे हुए जिंक सल्फेट की अब नई मोलैरिटी दो। ऐसे इक्वेशन लाइन से मिलने वाले हैं। एक समझ लो, उसके बाद सारे इसी ढर्रे पे होंगे। समझिए क्या। अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या कहा है, शॉर्ट, और इन क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे एरो डाल डाल के, वरना आपके गलत होंगे। कि 300 ml सॉल्यूशन थी कंटेनर में, 1 मोलर जिंक सल्फेट था उसके अंदर, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया 10 एम्पियर 965 सेकेंड्स के लिए। क्वेश्चन को पहले ऐसे रोड मैप में डाल लो। अब पूछा है बचे हुए सॉल्यूशन की नीचे की मोलैरिटी क्या है, तो उसे निकालती हूं। मुझे पता है कितने कूलम पास ऑन कर दिए मैंने, 9650। मुझे इसमें कैलकुलेशन छोटी रखनी है क्योंकि जेई और नीट का है, जल्दी करना है। तो मैंने जैसे ही 9650 देखा, मेरे अपने आप हाथ चल गया 0.1 फेरेडे। 96500 1 फेरेडे है, तो 9650 क्या होगा? 0.1 फेरेडे। चलो जी, वो भी मैंने कर दिया। मुझे पता है कहीं भी 1 फेरेडे दोगे, और जिंक के केस में मेरे को मोलर मास नहीं दिया क्वेश्चन में, मेरे को यूज भी नहीं करना।
तो मेरे को ये पता है 1 फैराडे से जिंक में 2 पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा, एक इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालूंगी, मोलर मास बाय 2, वो क्या हो गया, आधा मोल। ठीक है, ग्राम जी तो बात करनी है, आधा मोल या एक इक्विवेलेंट बात एक ही हो गई। अगर 1 फैराडे से आधा मोल डिपॉजिट होके गायब हो सकता है, तो 0.1 फैराडे से कितना, इतना जिंक यूज्ड अप ऑन इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिंग में लग गया, जिंक प्लेटिंग हो गई, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की प्लेटिंग को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं कोरोजन से बचाने के लिए, तो मैंने अपने आप ही शब्द यूज कर लिया गैल्वेनाइजेशन। चला गया जिंक, निकल गया उस सोल्यूशन में से, कितना यूज हुआ, इतना, लिया कितना था 1 मोलर 300 ml, मोलैरिटी 1 दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू, ये लीटर्स कन्वर्ट कर दिया मैंने, मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको याद है, 1 मोलर आया आंसर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, अगर 300 ml और उसको 1000 से डिवाइड किया है क्योंकि मेरे को लीटर्स रखना था, तो कितने मोल्स थे उस सॉल्यूशन में नीचे कंटेनर में शुरुआत में 0.3, कितने जाके चिपक गए इलेक्ट्रोड्स पे 0.05, कितने बचे 0.25, नई मोलैरिटी क्या होगी, दिस इज, मेरे को मोलर मास नहीं दिया और मेरे को चाहिए भी नहीं, मेरे को इक्विवेलेंट मास नहीं दिया, मेरे को चाहिए भी नहीं, जरूरी नहीं है मेरे को दे रखा हो, अब देंगे जरूर, और आपने अगर यूज किया लंबी कैलकुलेशन में फंसोगे। ये मेरा सबसे छोटा तरीका ऑफर किया आपको मैंने, नोट करिए इसको, समझिए क्या करना था, कैसे करना था। और इस तरह के जितने भी एन अवस्थी में या हमारे आने वाले टेस्ट में या पास्ट ईयर में क्वेश्चन है, उनका रोड मैप यही रहेगा। ये जेई नीट में बड़े आराम से मिलेगा, बोर्ड में आई डाउट, आज तक तो नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हमने कभी नहीं देखे, ना एग्जाम्पलर्स में ना पास्ट ईयर्स में, तो ये उस एरिया का है ही नहीं। तो क्वेश्चन 8 को समझ के इसकी हिंट्स आपके पास हो, ये आपको देखने पड़ सकते हैं कि अगर कभी कंफ्यूजन हुआ, ये है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एक बार इस तरीके को देख लिया, देन अप्लाई टू मैक्सिमम। हर बार देखना है कितना यूज्ड अप हो गया, कितने पीछे छोड़ गया। जो क्वेश्चन मैंने अभी छुड़वाया ना 6, वो भी सेम है, लेकिन उसमें जो इक्वेशन है ना, वो आपके पास अगली क्लास में आएगी जब हम बैटरीज पढ़ेंगे। बैटरी पे लगा दिए सारे क्वेश्चन, तो मैंने अभी तक आपको रॉकेट बैटरी पढ़ाई नहीं, और उस क्वेश्चन में रॉकेट बैटरी कॉन्सेप्ट सेम है, डिट्टो। तो जब तक मैं बैटरी का रिएक्शन ना दूं तो 6th लगेगा मैं क्रैम करवा रही हूँ, इसलिए 6th क्वेश्चन रोक लिया है मैंने। एक लास्ट 14th देखना, 14th क्वेश्चन पढ़ो पहले। अगेन अब मैं कितने बैटरी वाले छोड़ती, फ्यूल सेल रॉकेट में जाता है, लेकिन इसमें बैटरी के रिएक्शन का कोई काम नहीं था, इसीलिए रिएक्शन मैं दे दूंगी आपको। जब आप अगली क्लास में फ्यूल सेल पढ़ लेंगे तो आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले। क्वेश्चन 14 कहता है फ्यूल सेल कंसिडर करिए जिसके अंदर आपने 1 मोल H2 और 10 मोल O2 गैस डाल के भेजी। ये फ्यूल सेल है एवरीवन। 14th क्वेश्चन, नो डिस्कशन प्लीज। और कहा है ये फ्यूल सेल जो है इतने मिली एम्पियर करंट प्रोवाइड कर सकता है। ये कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा? तो Q इज इक्वल्स टू आई टी। अगर Q आ गया तो I इंटू टी से T निकाल लूंगी। अब फ्यूल सेल के नाम पे जो अगली क्लास है बैटरीज, उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज बतानी है मैंने, फ्यूल सेल में ये रिएक्शन होता है। सबसे इको फ्रेंडली सेल ये है, और एस्ट्रोनॉट्स जो ऊपर पानी पीते हैं वो यही वाला पीते हैं, पानी लेके नहीं जाते क्योंकि उनकी जो बैटरी है उसका बाय प्रोडक्ट इज वाटर। तो ये सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली है, इसमें कोई हैवी मेटल नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, किसी तरह का पोल्यूटेंट इसमें नहीं आता। तो ये बैलेंस, ये वैसे क्या है देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है। एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक रिड्यूस हो रही है। आई होप हम देख पा रहे हैं कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, बड़ा क्लियरली दिख रहा है। तो जहां भी किसी क्वेश्चन में फ्यूल सेल आए ये रिएक्शन याद कर लेना बस, H2 प्लस O2 गिव्स, फिर बैलेंस कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। नाउ माई क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस।
इस क्वेश्चन में कह रखा है अगर फ्यूल सेल में आपको 1 मोल H2 और 10 मोल O2 दिए और उससे इतना करंट पास ऑन हुआ कितनी देर के लिए, बस ये निकालो। तो पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा इसमें कितना चार्ज, Q निकालना है, Q इक्वल्स टू IT कर दूंगी। इस प्रोसेस में कितना कूलम्स लगा होगा, वही सिंपल 1 फैराडे से इतना तो इतने से कितना, या इतने से कैसे। मेरी समस्या यहां एक नहीं है, 2-3 एक साथ आ गई। बैलेंस्ड इक्वेशन दिखाती है 2 मोल के साथ 1 मोल लगना चाहिए। 2 मोल H2 को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितने मोल O2 चाहिए? 1। और यहां O2 तुमने 10 दे रखा है और H2 1। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, डिसाइडर कौन सा, रिएक्शन को एग्जॉस्ट खत्म डेड कौन करेगा पहले? जो कम दे रखा है। H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो मेरा आंसर H2 से निकलना चाहिए। O2 तो एक्सिस से पड़ा रहेगा। तो अब मेरी क्लास थोड़ा ध्यान दे लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात पे। अगर मेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 1 ही मोल, ऑक्सीजन तो मुझे देखना भी नहीं। 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स दिस एवरीवन पूरी तरह ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? प्रोटॉन। और ये आज क्लास की स्टार्ट में आपने बता दिया इसमें कितने कितने फैराडे? 2। यानी 1 मोल हाइड्रोजन पूरी तरह ऑक्सीडाइज होके वाटर बनाने में मात्र 2 फैराडे क्रिएट करेगा। क्यू यानी क्यू कितना आ गया इसके अंदर? 2 फैराडे। यानी इस सेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 फैराडे प्रोवाइड करने की। और आप इससे करंट कितना विड्रॉ कर रहे हो? इतने एम्पियर। देखो क्वेश्चन में गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? इतने एम्पियर। कितनी देर तक चलेगा ये सेल? दैट्स इट। तो अगर आप इसमें देखिए फ्यूल सेल का रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलिसिस का, फिर लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, कितने आए ये पूछो, राइट? तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको छुड़वा दिया है, ये अभी आप नहीं कर सकते जब तक मैं आपको अगला टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 2 खत्म ना करा लूं। तो ये 6th मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है? 17th भी नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना पता चले जो अब आने वाला है। तो 17th भी अगली क्लास के बाद होगा, बाकी पूरी डीपीपी हो जाएगी। आई हैव चेक्ड। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक का बेसिक एनसीईआरटी का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ी देर के लिए और अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस अब तक आपको आज मैंने क्या बताया? अगर मैं फैराडे लॉ हटा दूं तो थोड़ी देर पहले मैंने कौन सा, ये नोट मत करना है, कुछ और बता रही हूं आपको। मॉल्टन NaCl, मॉल्टन KCl, KNO3, इन्हीं की बात की थी। स्पेसिफिकली मॉल्टन वर्ड यूज किया था मैंने और तब डिसाइड हुआ था इससे एक बनेगा Na+, एक बनेगा Cl में माइनस, क्योंकि मॉल्टन है इसीलिए आयंस में एग्जिस्ट करेंगे। ये अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे क्या होने जाएगा? रिड्यूस होने। किस पे जाएगा? कैथोड पे। ये क्या करने जाएगा? ऑक्सीडाइज होने। किस पे जाएगा? एनोड पे। तब मुझे पता लगा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जिस पे जा रही है पक्का उस पे अब के चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा अगर हम मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। लेकिन व्हाट इफ क्यों क्लास 8th 9th में जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल्स हैं 6th 7th में, उसमें कभी भी एक्वस नहीं मिलता। मैंने स्पेसिफिकली कई बार अपनी क्यूरियोसिटी के लिए चेक किया है। 7th क्लास में है शायद एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोलिसिस, 6th 7th में, कि देखो वहां एक्वस लिखा है कि मॉल्टन लिखा है। हमेशा मॉल्टन लिखा होगा, एक्वस लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते अब समझिए, जबकि आप लोगों ने अब तक इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। आपके लिए दोनों एक ही बात हो रही होगी। एक्वस NaCl अगर आप लेते हो तो 2 कैटायन 2 एनायन कम्स इनटू कंपटीशन। इनमें फाइट शुरू हो जाती है। इसको भी न्यूट्रलाइज होना है, इसको भी न्यूट्रलाइज होना है। दोनों एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, रिड्यूस होने पहुंच जाएंगे किसके पास? कैथोड के पास। अब कैथोड फंसे, इसको लूं कि इसको लूं, कोई एक चूज होगा। इसी तरह से क्लोराइड आयन भी पहुंच गया एनोड पे, मेरे को ऑक्सीडाइज होना है। OH नेगेटिव आयन भी पहुंच गया एनोड पे, मेरे को ऑक्सीडाइज होना है। अब देखना पड़ेगा कौन जीतेगा। ऑक्सीडाइज कौन होगा? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बताएगी। रिड्यूस कौन होगा? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बताएगी। किसी के हाथ में नहीं है ये।
तो अब फिर से ई नॉट वैल्यूज और ई नॉट टेबल मेरे काम आने वाला है। यानी एनोड पे कौन दो आयंस कॉम्पीट करने पहुंच गए, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। कैथोड पे कौन से दो आयंस पहुंच गए, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव। इसका तो हम बता सकते हैं, H की वैल्यू क्या थी 0.0, और सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इन सब की वैल्यू किस में थी, नेगेटिव में। कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, तो एक्वस NaCl के प्रोडक्ट में Na नहीं डिपॉजिट हो रहा, एक्वस NaCl के प्रोडक्ट में H प्लस बहुत बढ़िया करके रेस जीत गया। ये तो कहीं सीन में ही नहीं है, ये पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में। और आप लोगों ने ऐसी करी भी है, ब्राइन सॉल्यूशन का आपको NaCl का रिएक्शन भी दे रखा है 9th-10th में किसी क्लास में, वो सब अब आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, H2। तो अगर अब आपसे मैं अगली क्लास में पूछती हूँ एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगी तो कैथोड पे व्हाट इज द प्रोडक्ट, H2, ना कि सोडियम। भाई इलेक्ट्रोलिसिस तो आप NaCl का कर रहे हो, और Na पॉजिटिव तो अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे पहुंच ही नहीं पाया। उससे पहले कौन पहुंच गया, H प्लस। क्यों, मोबिलिटी ज्यादा है, नहीं, क्योंकि H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये हमेशा प्रेफर होगा रिड्यूस होना एज कंपेयर टू Na प्लस। तो मॉल्टन NaCl लिया तो Na पॉजिटिव डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, एक्वस NaCl लिया तो H2 गया कैथोड पे, H2 इवॉल्व हुआ कैथोड पे। सारी स्टोरी बदल जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस का लास्ट टॉपिक है प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहां से टॉपिक शुरू है, वो तो मैंने जस्ट बताया, बिल्टअप दिया कि टॉपिक क्या है। तो सारी बात तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कौन डिसाइड करेगा भाई, उन्हीं फैक्टर्स से रिलेटेड दो क्वेश्चन छुड़वाए हैं मैंने आपको, एक क्वेश्चन 6th और एक और। एक फैक्टर के हिसाब से डिसाइड हो रहा है क्या बनेगा, तब आप फेरेडे निकालोगे कितने। आप खुद सोचो बच्चों, छोड़ो इधर आओ। अगर मैं कहती हूं मॉल्टन NaCl कैथोड पे क्या होगा, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na डिपॉजिट करेगा, एक फेरेडे के इन्वॉल्वमेंट से 23 ग्राम Na आएगा। यही अगर मैंने एक्वस NaCl ले लिया होता तो कैथोड पे क्या हो रहा होता। अब जो दो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं, तुम तो ये बोलोगे और हो ये रहा होगा, तुम्हारा तो आंसर ही बदल जाना है कि आपको कैसे पता इसमें ये नहीं हो रहा, इसमें ये हो रहा है। जब आप प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जैसा थ्योरेटिकल टॉपिक करेंगे तब आप बचे हुए फेरेडे के क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए दोनों डीपीपी की हेडिंग एक ही है कि फेरेडे के यूज से, फेरेडे को यूज करना है इलेक्ट्रोलिसिस में, बट पहले तुम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट तो बताने सीख लो। तो दोनों में, इसमें तुम आंसर दोगे 1 फेरेडे और इसमें क्या आंसर दोगे 2 फेरेडे, टू डिपॉजिट इतना, टू इवॉल्व गैस इतनी। तो पहले तो मुझे ये सीखना है कैसे डिसाइड होता है कौन डिपॉजिट होगा। तो फर्स्ट फैक्टर फॉर एवरीवन, ये मैं आपको करा दिया, जस्ट इसको समराइज कर रही हूं। और क्या कराया, जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ज्यादा टेंडेंसी रिड्यूस होने की, उतना ही कैथोड उसको प्रेफर करेगा। कह सकती हूं ये बात, जितनी छोटी वैल्यू उतना ही वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा, और जो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा एनोड उसको उतना ही प्रेफर करेगा। इस स्लाइड को नोट करिए, उससे पहले फ्री नहीं कर सकती मैं आपको, करिए। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत सारे केसेस में डिसाइड करती है कौन कैथोड पे विन करेगा, कौन एनोड पे विन करेगा। आपके लिए तो 99% केस यहीं से डिसाइड होंगे। जो 3 स्पेशल केसेस है वो अगली क्लास में लेंगे, वो भी फैक्टर्स है। तो कुल 3 और है। यानी रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा वो दौड़ के किस पे पहुंचेगा, कैथोड पे। रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम वो दौड़ के किस पे पहुंचेगा, एनोड पे। कंपटीशन 2 अलग अलग में होगा हमेशा। और जब तक आप एक्वस लेंगे, ऑब्वियसली एक्वस ही लेंगे,
H प्लस और OH माइनस तो हमेशा दौड़ में शामिल हैं अपने साथी कैटायन और एनायन के साथ, उनसे तो कोई पीछा अब छुड़वा नहीं सकता। आपके सामने कॉपर सल्फेट का मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अगर हाँ जी, सेल में इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी होता है, सेल तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये तो उसका उल्टा है। ये अब सेल नहीं है, ये तो वो रिएक्शन है जो नेचर में नहीं होता और मैं जबरदस्ती बिजली डाल के करा रही हूँ। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि मुझे किसी आर्टिकल को रस्ट प्रूफ बनाना है, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, मेरे को उसके अंदर जो भी आयरन जा रहा है उसको रस्ट प्रूफ करना है। गैस की पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड आ रही है तो हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, अपने आप तो उस पर जिंक डिपॉजिट नहीं हो रहा तो मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती हूँ, सिल्वर प्लेटिंग करती हूँ, गोल्ड प्लेटिंग करती हूँ, पता नहीं ऐसी कितनी प्रोसेसेस है जो खर्चा करके कर रहे हैं, जो अपने आप नहीं हो रही नेचर में। अब हम उनको पढ़ रहे हैं। सेल यहाँ ले आए तो सब उल्टा हो गया। डोंट डू दिस, ठीक है? मतलब ही नहीं, वो छूट गया रेस में, एक जीत गया, दूसरा नीचे पड़ा है अपना सोल्यूशन में मस्त हाइड्रेट होके, उसको क्या प्रॉब्लम है? वाटर, आयन तो वाटर ने ही संभाल रखा है, आयन एग्जिस्ट कहाँ कर सकता है? अगर मैं कहती हूँ Na+ नीचे सॉल्यूशन में पड़ा है तो हाउ? वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर रखा है, उसके चार्ज को सेटिस्फाई कर रखा है। तो दूसरा आयन पड़ा है, वो कुछ नहीं करेगा। अब यही तो क्वेश्चन आएंगे, दूसरा आयन कितना बचा, क्या बचा? अब अगली क्लास में यही सब होगा फाइट। पहले बेसिक कराएंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं। तो अगर एक्वस कॉपर सल्फेट आया बच्चों, बड़ा ऑब्वियस है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम यही तो है जो पॉजिटिव वाले हैं। अगर मैं याद रखूं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इनर्ट मेटल्स, नोबल मेटल्स, तो मुझे पहले ही पता है कॉपर की वैल्यू पक्का पॉजिटिव में और हाइड्रोजन की 0.0। यही दोनों जाएंगे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन मांगने। किसको प्रेफरेंस मिलेगी? क्योंकि इसका, सॉरी, कॉपर को, क्योंकि हाइड्रोजन का 0.0 और कॉपर का समथिंग इन पॉजिटिव, नहीं याद मेरे को, कोई बात नहीं। तो अब के कैथोड पे कौन प्रेफर्ड हुआ? कॉपर 2+, वो डिपॉजिट होगा। लेकिन एनोड पे यही से अगली क्लास पिक होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी ज्यादा पोटेंशियल वैल्यू दी जाएगी? या 4 केसेस जो एनसीईआरटी के हैं, जैसे ये भी एनसीईआरटी का है, उसकी रटाई जाएगी, हर हालत में रटाई जाएगी। सो OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव में आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, आपको याद होना चाहिए दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी किसकी छोटी, बस कितनी इज नॉट योर हेडेक। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है? मेरे को दिख रहा है सबको? जिसकी वैल्यू बड़ी वो रिड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू छोटी वो ऑक्सीडाइज होता है। पहले तो मेरी फाइट है, दोनों ने जाना कहां है? दोनों ने जाना है एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने। तो कौन जाएगा? OH। OH नेगेटिव का एक ही तरीका है अपने आप को रिड्यूस करने का, चेक। यही था जो लास्ट क्लासेस में भी मैंने कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन में कहा था, OH नेगेटिव की इक्वेशन आपको रटाई जाएगी, बैटरीज में भी, रस्टिंग में भी और इधर भी। तो OH नेगेटिव में ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? -2। यहां कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। हुआ ना ऑक्सीडेशन, किसका? ऑक्सीजन का। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। यानी मैंने कॉपर सल्फेट लिया था, एक तरफ तो कॉपर डिपॉजिट हुआ और दूसरी तरफ ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। सल्फेट का कुछ नहीं, सल्फेट पड़ा रहा सॉल्यूशन में। तो यहां मैं आज की क्लास क्लोज कर रही हूं। ये सारा एनसीईआरटी का चल रहा है, प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप एक सेकंड, बात नहीं, अब आप देख लीजिए ये टॉपिक कितने स्लाइड का बचा था। तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ कुछ स्लाइड्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस खत्म।